दिनेश जैसे ही माँ को लेकर घर वापस पहुंचा, बिमला कुमुद जी को देखकर हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तमतमाते हुए बोली, दिनेश यह सब क्या है? तुम तो इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे, फिर आधे रास्ते से ही वापस क्यों आ गए? ऐसा क्या देख लिया तुमने रास्ते में जो डर कर इस बुढ़िया को दोबारा घर ले आए? लेकिन दिनेश कुछ नहीं बोला। उसने अपने कपकपाते हाथों से एक कागज बिमला की तरफ पकड़ा दिया। बिमला ने जैसे ही वह कागज खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने आप पर ही शर्म आने लगी थी। वह बस आश्चर्य भरी नजरों से कुमुद जी को देख रही थी। कुमुद जी चौखट पर खड़े खड़े बस मुस्कुरा जा रही थी और अपने बीते दिनों को याद करने लगी थी। सुनो जी, अब मैं तुम्हारी माँ की सेवा के लिए गांव में नहीं रह सकती। मैं भी शहर जाकर रहना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। आखिर हमारे रहने का इंतजाम आप कब करोगे? क्या मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ की सेवा आपकी माँ की सेवा करते करते बिता दूंगी क्या? आप यही चाहते हैं? अगर ऐसा था तो मुझे शादी ही क्यों की? बिमला अपने पति दिनेश से फोन पर कहती है। दिनेश बोला, जरा धीरे बोलो, भगवान कहीं माँ आसपास होगी तो सब सुन लेगी। ऐसा ना हो कि इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाए। मैं भी अब अकेला नहीं रहना चाहता, पर क्या करूं? तुम्हें वहाँ इसलिए छोड़ा था कि माँ को तुमसे और बच्चों से लगाव हो जाए और गांव की संपत्ति बेचकर शहर छोटा सा मकान ले लेंगे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाता। फिर मैं तो मामूली नौकरी करता हूँ। बिमला बोली, तो क्या हमारे साथ आपकी माँ भी शहर आकर रहेगी? नहीं नहीं, मुझे इस कूड़े कबाड़े को अब अपने साथ नहीं रखना। दिनेश बोला, तुम चिंता मत करो, बस किसी तरह माँ को घर बेचने के लिए मना लो। उसके बाद यहाँ आकर उसका भी इंतजाम कर दूंगा और 2 महीने बाद तुम सबको शहर ले आऊँगा। बिमला अपनी सास कुमुद जी को खाना परोसते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, हमारे नसीब में भी क्या लिखा है। आप बिना बेटे के और मैं बिना पति के रहती हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? कभी कभी मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और आपसे भी उखड़ जाती हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। कुमुद जी हैरान, बहू इतने प्यार से बात तो नहीं करती थी। फिर उन्होंने सोचा, औरत है, पति साथ नहीं रहता तो आखिर परेशानी में नाराजगी वाजिब तो। वो बोली, बहू समझ सकती हूँ, पर हम क्या ही कर सकते हैं। कुमुद बोली, माँ जी, अगर शहर में साथ रहने का इंतजाम कर लें तो वैसे भी गांव में अब रखा ही क्या है। कुमुद जी बोली, कहती तो सही हो बहू, पर ये सब इतना आसान नहीं है। बिमला झट से बोली, अरे माँ जी, अब क्या बनाऊं? ये कह रहे थे, हाँ मकान का इंतजाम हो गया, पर पैसे पूरे नहीं हो पा रहे। पैसे पूरे हो जाते तो माँ को तुम सबके साथ ले आता हूँ और उसकी आंखों का इलाज करवा दूंगा। कुमुद जी बोली, क्या दिनेश ऐसा कह रहा था? कुमुद बोली, हाँ माँ जी, आपके सर की कसम, उनकी बड़ी इच्छा है कि आपको शहर लेकर जाएं और आपका अच्छे से इलाज कराएं। कुमुद जी बोली, मैं कैसे अपने बेटे की मदद करूं? बिमला बोली, माँ जी, वैसे भी खेती बाड़ी से ज़्यादा पैसा नहीं आता है, तो क्यों ना खेत और घर बेचकर हम शहर में घर ले लें। वहाँ रहेंगे तो उनका कितना खर्च बचेगा और बच्चों की पढ़ाई भी होगी और मैं छोटे मोटे काम कर लूँगी, तो आपके बेटे की कुछ बोझ हल्का कर सकती हूँ। बेटे की बात आई तो कुमुद जी ने हाँ कर दी। इस बात से बिमला इतनी खुश हुई कि झट से पति को फ़ोन करके खुशखबरी दी और पति वहाँ बैठे बैठे ही अपने घर और खेत को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा। 2 महीने बाद दिनेश गांव लौटकर आया और आते ही माँ को गले से लगाया और बोला, माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अब आप मेरे साथ शहर
चलेंगी तो देखिए मेरा काम कितना तरक्की करेगा। देखिए मैं आपके लिए शहर से क्या क्या लेकर आया हूँ। फटाफट उसने एक साड़ी और एक शॉल माँ के हाथ में पकड़ा दिया। दूर खड़ी बिमला गुस्से से लाल पीली हो रही थी। दिनेश ने उसे इशारे में शांत किया। फिर रात का खाना खाकर पति पत्नी कुमुद जी के पैर दबाने लगे। कुमुद जी तो मानो जन्नत में थी। एक बूढ़ी माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उसे इज्जत की रोटी और बेटे बहू से सम्मान मिले। दिनेश ने अपने जेब से कागज़ निकाली और बोला, माँ इस कागज़ पर अपना दस्तखत कर दो ताकि हम जल्दी से जल्दी शहर में घर ले। और जानती हो मन, वहाँ का घर मैं आपके नाम पर लूँगा। कौन जानता है छोटा सा घर आगे चलकर बड़े घर में बदल जाए। बेचारी कुमुद जी शिक्षा के नाम पर बस हस्ताक्षर ही तो करना आता था, सो उन्होंने कर दिया। फिर क्या था, 3 दिन बाद कुमुद जी को वहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो उस घर जीवन के 3 पहर की यादें जो जुड़ी थी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को एक पीले कपड़े में लपेटे और घर से निकल गई। वो बार बार पलटकर उसे घर को देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि उसने कुछ छूट रहा है। दिनेश बोला, माँ अब जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। एक तो तुमने न जाने कितना कबाड़ यहाँ उठा लिया, और ये क्या, घर की चाबी अभी तक अपने पल्लू से बांध कर रखी हो। जल्दी दो। कुमुद जी के हाथ कांपने लगे तो दिनेश ने जल्दी से खोलकर चाबी पल्लू से खींचा और सामने वाले इंसान को देते हुए कहा, लो भाई अपनी चीज़ संभालो और जो करना है करो। चल माँ जल्दी से रिक्शा पर बैठो। कुमुद जी की आंखें गीली हो गई। शहर आकर देखा तो वो सोच से बिल्कुल अलग था। न जाने किस गली कुची से होकर एक मकान में पहुँचे जहाँ 2 छोटे छोटे कमरे थे। गुसलखाना तो इतना बड़ा था कि बस बैठने भर की जगह हो। इतना छोटा था कि बैठने भर की जगह हो। रसोई के नाम पर 2 हाथ की जगह थी। जैसे तैसे सब व्यवस्थित हो गया। बिमला बोली, माँ जी थोड़ी मदद कीजिए, जब तक मैं सामान ठीक कर रही हूँ आप झाड़ू पोछा कर दीजिए ताकि मैं 2 रोटी बना सकूँ। कुमुद जी बहू की मदद करने लगी। समय बीता, धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया। बिमला ने कहा, माँ जी यहाँ सारा काम अपने हमें खुद करना होगा। मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम शुरू कर दूँ ताकि 2 पैसे आने लगे, तो घर का काम आपको देखना पड़ेगा। हाँ रात का खाना मैं बना दूँगी, दिन में तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा, तो दिन का सारा काम आप कर लिया कीजिए। बेचारी कुमुद जी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शहर में आकर उनकी हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। अब आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए सास बहू में खींचातानी होने लगी। इधर दिनेश को 1-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिसके कारण वो परेशान था। पत्नी से तो कुछ नहीं कह पाता था, तो माँ को बातें सुनाकर मन हल्का कर लेता था। पूरे 2 महीने बाद जब तनख्वाह मिली तो रास्ते से सामान लेकर घर चल पड़ा। ठंडी का मौसम आ रहा था तो अंधेरा भी गहराने लगा था। जब वो घर के बाहर पहुंचा तो माँ पुरानी शॉल ओढ़े बरामदे में बैठी थी। दिनेश बोला, अरे माँ बाहर इतना अंधेरा है, अकेली क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलो। 2 महीने बाद आज तनख्वाह मिली तो थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ, चलो आप भी आकर खा लो। कुमुद जी बोले, जो कुछ भी लाया है बेटा जाकर अपनी जोरू को दे दो, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी वो दे रही है, वही बहुत है। दिनेश बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या? कुमुद जी बोली, ना बेटा कुछ ना हुआ, शहर आकर मैं बोझ बन गई हूँ, किसी काम की जो नहीं रही। मैं तो बस लोग लिहाजा के डर से सब बर्दाश्त कर रही हूँ। आप गांव होता तो सच कहूँ बेटा मैं अपनी रसोई अलग कर लेती, पर यहाँ कुछ कहती नहीं। एक बात कहूँ बेटा, ज़्यादा परेशान ना हो तो
मुझे वापस गांव भेज दो। लेकिन अब तो गांव भी नहीं जा सकती, अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी मैंने। वहाँ के लोग ये ना कहें कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखा नहीं गया। कहते कहते वो रोने लगी। दिनेश बोला, अरे माँ, ये क्या कर रही हो? चलो अब अंदर चलो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बाहर ये रोने धोने का नाटक मत किया करो। कुमुद जी बोली, हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ही समझाओगे, अपनी जोरू को कुछ समझाने की नहीं। एक मैं ही गवार हूँ जो तुम लोगों पर बोझ बनकर बैठी हूँ। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए बच्चों के कमरे में आकर जमीन पर बिछी हुई अपनी चटाई पर बैठ गई। दिनेश अंदर जाते ही बोला, बिमला कहाँ हो? रास्ते भर कितना खुश था। मैं सोच रहा था घर जाकर खुशखबरी दूंगा, पर यहाँ तो अब बिमला क्यों पीछे रहती। बोली, देखो जी, अभी के अभी फैसला करो कि आपको किसके साथ रहना है। मैं अब और तुम्हारी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिनेश बोला, बिमला ये क्या कह रही हो? जरा धीरे बोली, यह गांव नहीं है। अभी माँ को कहाँ छोड़ाऊँ? तुम जानती हो अब गांव में भी हमारा कुछ नहीं बचा है। बिमला बोली, हाँ हाँ, तुम्हें अभी भी माँ की चिंता है। मैं ही पराए घर से आई हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ ही कौन? बिमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। दिनेश उसके पीछे पीछे गया और धीरे से बोला, अरे मैंने ये तो नहीं कहा। वो बोली, जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की? बने रहते शरण कुमार। दिनेश धीरे से बोला, हाँ मुझसे गलती तो हो गई, हाथ जोड़ता हूँ। अभी अभी तो घर आया हूँ और तुम राशन पानी लेकर चढ़ गई। देखो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ और ये को 2 महीने की तनख्वाह है। इस घर की मालकिन हो, फिर क्यों इतना उदास हो जाती हो? पत्नी को खुश कर दिनेश गहरी सांस लेकर घर बैठ गया। हाथ में पैसा आते ही बिमला का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। सबको ताज़ा गरम खाना, वही कुमुद जी सुबह की रोटी को और बचा हुआ दाल देते हुए बोली, खाना खाकर बर्तन धो लीजिएगा, वैसे भी दिन भर कोई काम नहीं रहता है। कुमुद जी बोली, बहू क्या गरम रोटी नहीं बनाई हो? मुझे ठंडी रोटी टूटती नहीं है। तुम जानती हो गिने चुने मुंह में दांत हैं, इन रोटियों को चबाने में मेरा मसूरा छिल जाता है। बिमला बोली, अच्छा आपको गरम रोटी चाहिए? ऐसा कौन सा काम करती हो जो गरम रोटी चाहिए? दाल है ना, उसमें डुबोकर खाओ। बड़ी आई गरम रोटी खाने वाली। मेरा पति मेहनत करके कमाता है, मैं खुद खाना बनाकर खाती हूँ और इनको बैठे बिठाए गरम रोटी चाहिए। खाना है तो खाओ, वरना चटाई बिछी है, सो जाओ। कुमुद जी हाथ जोड़कर बहू से बोली, बहू एक विनती सुन लो। ठीक है, मुझे ठंडा खाना देती हो, पर क्या बच्चों के साथ ऊपर पलंग पर सो सकती हूँ? एक तो ठंडी का दिन, ऊपर से बुढ़ापे का शरीर, मेरी कमर ऐंठ जाती है। फिर सुबह मुझे घर का कोई काम नहीं हो पाता, बहुत दर्द होता है। बिमला बोली, खबरदार जो मेरे बच्चों के बिस्तर पर गई तो न जाने कितनी ही बीमारियों की शिकार हो और मेरे बच्चों के साथ सोगी। नहीं नहीं, उनसे दूर रहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। आज कुमुद जी के पोते का जन्मदिन था। दोनों सास बहू बाजार के सामान लेकर लौट रही थी। दोनों लिफ्ट से ही ऊपर आ रही थी कि तभी बिमला की पड़ोसन बोली, अरे बिमला कहाँ से लाई हो ये काम वाली? बड़ी सीधी लग रही है देखने में तो। इतना सुनते ही बिमला कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे यार काम वाली नहीं है, मेरी सास है। इतना सुनते ही बिमला की पड़ोसन बोली, माफ़ करना यार, मैंने तो पहनावे को देखकर बोल दिया था। बिमला बोली, हाँ गांव से आई है इसीलिए। इतना कहकर दोनों बेशर्मों की तरह हंसने लगी। अपना अपमान देकर कुमुद जी की नज़रें जमीन में धंसी जा रही थी और उनकी आंखें नम हो चुकी थी। पार्टी घर के बाहर एक होटल में थी तो सभी लोग तैयार होने में लग गए।
हुए थे। कुमुद जी भी आज अच्छे से तैयार हो रही थी। बनारसी साड़ी में वह आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी बहू उसके कमरे में आई और कुमुद से बोली, कुमुद जी को तैयार होते हुए देखते ही बोली, माँ जी आप इतना तैयार सज धज कर कहाँ जा रही हो? कुमुद जी हैरान से बोली, वह बहू जन्मदिन की पार्टी है तो अच्छे से तैयार होना पड़ रहा है। मैं तो हमेशा गांव में ही रही हूँ, कभी पोते का जन्मदिन मनाते हुए देखा ही नहीं, पर आज अपने पोते के जन्मदिन के मौके पर उसका केक कटवाऊंगी और उसके साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाऊंगी। कुमुद जी खुशी से चाहते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी आपको हमारे साथ आने की। जितने भी फ़ोटो और आशीर्वाद देने हैं यही घर पर दे दीजिए। अरे अभी तो पड़ोसी आपको देखकर हमारा मजाक बना रहे हैं और वहाँ तो बड़े बड़े इनके दोस्त आएंगे, वह भी आपको काम वाली समझकर आपका मजाक बनाने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आपका खाना यहीं फ्रिज में रखा हुआ है, खा लीजिएगा और केक बाद में लाकर दे देंगे। इतना कहकर वह बच्चों को पार्टी में लेकर चली गई। इधर कुमुद जी की सारी इच्छाएं एक कोने में जैसे दफन हो गई थी और उनकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। क्या बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें अपने माँ बाप को साथ लेकर चलने में भी शर्म आती है, लेकिन माँ बाप को तो कभी बच्चों को बचपन में कहीं लेकर जाने में शर्म नहीं आती थी। वह तो 100 लोगों के सामने भी बच्चों के सभी काम खुशी खुशी कर देते हैं। यही सोचते सोचते कुमुद जी अपने बिस्तर पर थम से लेट गई और उसकी आंखें कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। पार्टी से लौटने के बाद बेटा बहू अपने कमरे में बातें कर रहे थे। उसकी आवाज़ों से माँ की नींद खुली। दिनेश कह रहा था, मुंबई जैसे शहर में काम मिलना, ऊपर से इतने लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इतने छोटे से घर में कैसे कर पाएंगे गुजारा? बिमला बोली, याद है ना अपनी माँ को यहाँ लाने से पहले आपने कहा था कि शहर लाने के बाद कुछ दिन बाद उसके रहने का इंतज़ाम कर देंगे। क्या हुआ उसका? दिनेश बोला, वही सोच रहा हूँ, क्यों न माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दूँ। वहाँ कितने ही लोग रहते हैं, माँ चली जाएगी तो थोड़ी जगह बन जाएगी। बेटे की बात सुनकर बुजुर्ग माँ की आंखें भीग गई और सोचने लगी, अभी 5 साल भी नहीं हुए बेटे की शादी को और बहू ने उसे अपना रंग चढ़ा दिया। बिमला बोली, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से रफा दफा करो। वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। उनके रहते हम गांव और खेत के पैसे को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कितने दिन इस गंदी टोकरी को अपने साथ रहना पड़ेगा। दिनेश बोला, तुम चिंता मत करो, परसों गणेश चतुर्थी है, शहर भर में भीड़ होती है, माँ को दर्शन के बहाने ले जाऊंगा और वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। दिनेश की माँ इस बात से बिमला बहुत खुश हुई, पर बगल वाले कमरे में माँ की आंखों से गंगा जमुना बह रहा था। अगले दिन छुट्टी थी। दिनेश बोला, अरे माँ, आप जब से शहर आई हो कहीं गई नहीं हो, चलिए आज आपको गणपति के दर्शन करवा कर लाता हूँ। बच्चे बोले, हाँ हाँ हम भी चलेंगे। दिनेश बोला, नहीं नहीं, तुम लोग घर में रहो, मैं दादी को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। कुमुद जी एक झोले में अपना सामान और पति की तस्वीर रखते हुए बोली, हाँ बेटा चल, आज मुझे तू मेरी मंजिल दिखा ही दे, जहाँ मुझे इज्जत की 2 रोटी मिल सके। दिनेश आश्चर्य से बोला, माँ ऐसा क्यों कह रही हो? और ये सामान? बिमला बोली, अरे माँ जी इस झोले में क्या है? कुमुद जी हंसकर बोली, बहू चिंता मत करो, मैं इस घर से कुछ चुरा के नहीं ले जा रही हूँ। आखिर मैं लाई ही क्या थी, बस अपनी इज्जत लेकर आई थी और बची है उसे ही अपने साथ लेकर जा रही हूँ। एक बात कहूँ बहू, जब इज्जत की 2 रोटी तुम मुझे नहीं दे सकती थी तो अपने साथ शहर क्यों लेकर आई? दिनेश बोला, माँ तुम भी हद करती हो, मैं तुम्हें गणपति के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ और तुम ये क्या अनाप शनाप कह रही हो? क्या रात में कोई सपना देखा था?
कुमुद बोली, नहीं बेटा, रात में मुझे सच्चाई के दर्शन हुए, इसीलिए कह रही हूँ। चल, यहाँ मुझे छोड़ने जाने वाला था, वहाँ ले चल और छोड़ा मुझे मेरी मंजिल पर। मेरी जितनी ज़िंदगी बची है मैं तो जैसे तैसे काट लूँगी, बस तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। मेरे चले जाने से तुम लोगों को इस घर में शांति और सुकून मिलेगा, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। इतना कहकर वो बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोला, बोल, खुश रहो मेरे बच्चों। इतना याद रखना, तुम्हें माँ भूखी प्यासी दुनिया भर के नियम का पालन करके तुम लोगों के लिए व्रत उपवास करती है, सारे कष्ट खुद पर सह लेती है, बच्चों का दुख नहीं देख पाती है। लेकिन कल को जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपनी माँ के भी एक दो बात बर्दाश्त कर लेना। इतना कहकर वो जाकर ऑटो में बैठ गई। दिनेश समझ नहीं रहा था। बिमला बोली, अब जल्दी से ये छोड़ कर आओ, हम यहाँ जश्न मनाने की तैयारी करके रखेंगे। करीब 1.5-2 घंटे बाद दिनेश एक वृद्ध आश्रम के बाहर पहुँचा। वहाँ छोटे से गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसे प्रणाम किया तो कुमुद जी बोली, क्या यही है मेरी मंजिल? दिनेश सर झुकाए खड़ा था। कुमुद जी बोली, बेटा, ऐसा काम ही क्यों करना कि अपनी माँ के सामने सर झुकाना पड़े। एक बात बोलूं, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे तब तुम्हें मेरी एक बात याद आएगी, पर शायद तब मैं ना रहूं। मैंने लोगों के घरों में काम करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। चाहती तो तुम्हें भी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना नया जीवन शुरू कर सकती थी, पर नहीं, मैं तो माँ हूँ और माँ उस वृक्ष पर तुम तो मेरे बेटे थे। मैंने तो तुम्हें अपने खून से सींचा, तब तुम मेरी आँखों की नमी नहीं पढ़ पाए तो उससे क्या उम्मीद रखती। तुमने धोखे से मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया। बस इतना एहसान करो कि दोबारा कभी मेरे सामने मत आना और ना ही मुझसे दोबारा रिश्ता सुधारने की भीख मांगना, क्योंकि अब वो संभव नहीं है। जितने दुख तुमने मुझे देने थे दे लिए और मैंने भी इस उम्र में सब सह लिया। अब और नहीं। नम आंखों से बिमला कुमुद जी आगे बढ़ गई और पलटकर भी नहीं देखा और अंदर आ रही थी। दिनेश बोला, माँ प्लीज अब ऐसे मुंह फेर कर मत जाइए, मेरी मजबूरी समझो और अब यही आपकी मंजिल है। अब आपको यही रहना होगा। आपके कारण मेरे घर में कलह होता है। आपकी वजह से ना मेरी पत्नी खुश रह पाती है, ना ही घर में सुकून रहता है। तो इससे बेहतर तो यह है कि आप यहीं रहें। बेटे की ऐसी बातें सुनकर कुमुद जी की आंखें भर आई। वह बस उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे को एक टक निहारती रही, पर मुंह से एक शब्द नहीं बोली। तभी वहाँ से मैनेजर शकुंतला जी आई, जिसने कुमुद जी को देखते ही पहचान लिया। कुमुद जी, आज बरसों बाद आप यहाँ किसी से मिलने आए हो क्या? वृद्ध आश्रम की मैनेजर से कुमुद जी से पूछा, लेकिन कुमुद जी कुछ नहीं बोली और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उस मैनेजर को शकुंतला जी को सारी बातें समझते देर न लगी और उसकी आंखें यह सब देखकर आश्चर्य से फैल गई। अच्छा माँ, अब चलता हूँ, दिवाली पर मिलने आऊँगा अगर टाइम मिला तो, वरना अब आप यहाँ रहने की आदत डाल लीजिए। दिनेश ने ऐसा कहा और वहाँ से जाने लगा कि तभी ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पीछे से उस वृद्ध आश्रम की मैनेजर शकुंतला देवी ने कहा, क्या हुआ मैडम जी? दिनेश ने पूछा कि तभी एक जोर से तमाचा उसके गाल पर पड़ा। कुमुद जी इशारे से शकुंतला जी को मना करती रही, लेकिन आज वह चुप रहने वाली नहीं थी। दिनेश बोला, यह क्या बदतमीजी है मैडम? और माँ, यह ड्रामा
माँ, यह क्या ड्रामा चल रहा है? आप दोनों आपस में क्या इशारे कर रही हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शकुंतला जी दिनेश को हैरानी से देखी और बोली, वाह बेटा वाह, क्या रिश्ता निभाया तूने। जिस माँ ने अपना खून पसीना बहाकर तुझे इस काबिल बनाया, तेरे पास उस माँ के लिए ही टाइम नहीं है? अरे जी, जिस दौलत पर तू और तेरी पत्नी इतना गरूर कर रहे हो, जिस बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम घूम रहे हो, जानता है वह सब किसकी बदौलत है? कुमुद जी की। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुन। अरे तेरे बाप ने तो तेरी गर्भवती माँ को घर से ही निकाल दिया था। बेचारे दर दर की ठोकरें भटकती हुई इस वृद्धाश्रम में आ पहुंची थी, लेकिन तेरे जन्म होते ही वह भी इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उस वक्त कुमुद जी अपने पति के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी। जब तुझे उन्होंने देखा तो खुद पर काबू नहीं कर पाई और उसी वक्त सारी प्रक्रिया पूरी करके तुझे सीने से लगा लिया और हमेशा के लिए तुझे अपने आंचल की छाँव दी। अरे तेरे प्यार से कभी कमी न हो, इसीलिए वह कभी माँ नहीं बनी और आज तो इसी माँ को अपने घर का कचरा कहकर यहाँ छोड़कर जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पर। यह सब सुनकर दिनेश के पैरों तले जमीन सरक गई और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। आज वह खुद की नज़रों में गिर गया। जिस माँ ने अपना खून पसीना बहाकर उसे नई जिंदगी दी, इस समाज में इज्जत से जीने का नाम दिया, आज मैंने इस माँ के साथ सोचते सोचते दिनेश के कुमुद जी के कदम में सिर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुमुद जी ने भी तड़पते हुए बेटे को गले से लगा लिया। दिनेश ने शकुंतला जी से माफ़ी मांगी और माँ को वापस लेकर घर पहुंचा तो कुमुद जी को साथ में वापस घर आते देखकर बिमला की बहन बिमला चिढ़ गई और दूर से ही आंखें दिखाते हुए बोली, ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? आप तो इस ठिकाने लगाने गए थे, फिर क्या हुआ? जरूरी इस बुढ़िया ने ही जिद की होगी। पता हमारा पीछा कब छोड़ेगी, मरती भी नहीं है। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन लीजिए, यह बुढ़िया यहाँ नहीं रहेगी, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। बिमला ने तैस में आकर कहा। बेचारी कुमुद जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी आंसू बहाते जा रही थी। दिनेश गुस्से में अंदर गया और बिमला को सामान लाकर घर के बाहर फेंक दिया और बोला, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी माँ अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम भी यह कान खोलकर सुन लो। दिनेश के मुंह से ये सुनकर बिमला तो जैसे हैरान हो गई कि हमेशा उसका कहा मानने वाला उसका पति अचानक कैसे बदल गया। बिमला बोली, दिनेश होश में तो हो, क्या बोले जा रहे हो? इस बुढ़िया के लिए तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? इसको तो मैं बताती हूँ, जरूर इसने ही तुम्हारे कान भरे होंगे। बिमला जैसे ही आगे बढ़ी, दिनेश ने खींच कर एक तमाचा बिमला के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, अगर मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो। और क्या कह रही हो तुमने कि मुझे होश नहीं है? अरे होश तो मुझे आज आया है, वरना कब से अंधेरों में ही घूम रहा था, क्योंकि तुमने कभी मुझे मेरी माँ के लिए कुछ करने ही नहीं दिया। बिमला चिढ़कर बोली, यह क्या मेरी माँ लगा रखा है? दिनेश बोला, बिमला, जिस माँ को तुम कचरा समझकर घर से निकलवाना चाहती थी, अगर तुम्हें भी उसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारे भी पैरों तले जमीन सरक जाएगी। यह कहते हुए दिनेश ने कुछ कागजात बिमला के हाथ में थमा दिए, जिन्हें पढ़कर बिमला भी हैरानी से कुमुद जी को देखने लगी और उसके पैर पड़कर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने तो मेरी माँ ना होकर भी हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और मैंने हमेशा आपका अपमान किया, पर आप मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। आज तक आपने माँ बनकर मेरे प्रति सारे फ़र्ज़ निभाए, आज से एक बेटी बनकर मैं सारे फ़र्ज़ निभाऊंगी। बस एक मौका दे दीजिए पोता पोती। दिनेश बिमला सब कुमुद जी के कदमों में सर झुकाकर आंसू बहा रहे थे। ये सब देखकर कुमुद जी की आंखें भर गई और
चारों को सीने से लगा लिया। यह दिन और आज का दिन कुमू जी हमेशा अपनी बहू बेटा पोता पोती के साथ हमेशा खिलती मुस्कुराती रहती है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और मेरी गलतियों और त्रुटियों को क्षमा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।